जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यांको ने खुद शिन को एकेडमी में ज्वाइन कर लिया था और अब शिन डेमिनिक सेक के मास्टर से भी मिल सकता था और वो उनसे मिलने रिवर के पास आ जाता है जहां मास्टर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे और अब शिन मास्टर से बात करने लगता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और मास्टर शिन से पूछते हैं कि उसे यांको सेक कैसा लगा। शिन बताता है यांको सेक तो कमाल का है, यहाँ कई चीज़ें ऐसी है जो शिन ने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। साथ ही यांको तो काफ़ी कमाल का इंसान है और उनकी सोच काफ़ी कमाल की है। अब शिन और मास्टर थोड़ी बातें करते हैं। उन दोनों के बीच की सोच मिल नहीं रही थी और मास्टर शिन को ये भी बताते हैं कि यांको व्योम सेक को अपने अंदर मिलाना चाहता है और उसके बाद तो यांको सेक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वो किसी हेवनली सेक जितना पावरफुल हो जाएगा। फिर मास्टर बताता है कि अगर यांको को व्योम सेक मिल गया तो वो उनके डेमोनिक सेक के पीछे भी आएगा, पर शिन ऐसा होने से रोक सकता है क्योंकि अभी उसकी कल्टीवेशन लो है और शिन यांको को ऐसा दिखा सकता है कि वो उसके लिए लॉयल है और मौका मिलते ही शिन खुद व्योम सेक पर कब्जा कर ले। इसके बाद शिन यांको की पोजीशन पर आ जाएगा और यांको सेक भी उसका हो जाएगा। शिन को मास्टर की बातें सुनकर काफ़ी हैरान था कि उन्होंने कितने आगे की सोच ली है। फिर मास्टर बताते हैं वो कुछ दिनों में सब छोड़कर होली चर्च में चले जाएंगे, इसलिए वो शिन को एक नया उभरता हुआ लीडर बनते हुए देखना चाहते हैं। पर शिन को डर था कि अगर होली चर्च में उससे कोई स्ट्रांग बंदा आ गया और उसे मार कर लीडर बन गया तो। पर मास्टर बताते हैं कोई भी शिन को नहीं मार पाएगा, लेकिन फिर भी शिन को लगातार स्ट्रांग बनना होगा, उसके बाद ही वो हमेशा लीडर बना रह पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं शिन आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ 7th प्रिंसेस लिंग यू आ जाती है और शिन को बताती है कि उसकी दादी की तबीयत काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने इलाज के लिए यांको सेक के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पर लिंग यू को यकीन है कि शायद शिन अपनी मेडिसिन नॉलेज से ज़रूर कुछ कर सकता है। शिन मन में सोचता है लिंग यू प्रिंसेस है तो उसकी दादी ज़रूर क्वीन मदर होगी, जो कि काफ़ी ऊंची पोस्ट है। अब शिन लिंग यू के साथ जाने लगता है और रास्ते में लिंग यू शिन को बताती है कि उसके पापा ने शिन को सिर्फ इसलिए ही बचाया था ताकि वो उसकी दादी को ठीक कर सके, वरना वो लोग तो शिन को वही मार देते। शिन पूछता है अगर वो उसकी दादी को ठीक नहीं कर पाया तो क्या होगा। लिंग यू इस पर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद शिन दादी के पास पहुंच जाता है, पर वहां खड़े सभी डॉक्टर शिन को देखकर कहने लगते हैं कि वो तो अभी काफ़ी छोटा है और वो क्वीन मदर का इलाज कभी नहीं कर पाएगा। तभी क्वीन मदर सभी से कहती है कि उन सभी को किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अब शिन अपने थ्रेड की मदद से सबसे पहले दादी की पेल्स चेक करता है। फिर शिन दादी के ब्लड की एक बूंद लेता है और अपनी 9 हेवनली आइज से ब्लड देखता है। अब शिन बताता है कि दादी को किसी ने पॉइजन दिया है और इस पॉइजन का नाम कैंची पॉइजन है और जितने इस पॉइजन का इलाज किया जाएगा ये अपने आप को उतना ही बदलेगा, जिससे इसका इलाज करना मुश्किल होता चला जाता है। तभी लिंग यू बताती है शायद इसी वजह से जब दादी पहले बीमार हुई थी तब उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जब उस बीमारी का इलाज करना शुरू किया गया तब वो और ज़्यादा बीमार होती चली गई। किसी के पास भी उस पॉइज़न का इलाज नहीं था, पर शिन उस पॉइज़न के बारे में जानता था क्योंकि शायद इस पॉइज़न को उसके ग्रैंडपा याओशी ने ही बनाया है। फिर शिन उन सब चीज़ों के नाम बता देता है जो उसे एंटीडोट बनाने के लिए चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं शिन ने जो चीज़ें एंटीडोट बनाने के लिए मंगाई थी उन्हें ढूंढना और लेकर आना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन सभी चीज़ों को लाया जाता है। जिसके बाद शिन एंटीडोट बनाने में लग जाता है, लेकिन शिन का एंटीडोट बनाने का तरीका काफ़ी अलग था। उसने 1030 मेट्स को लकड़ी का बोर्ड दिया था और लगातार उनकी जगह बदल रहा था। लिंग यू को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर एक डॉक्टर समझ जाता है और बताता है ये पॉइज़न बहुत ख़तरनाक है और 1030 अलग पॉइज़न में बदल सकता है, इसलिए शिन एक साथ 1030 पॉइज़न का इलाज करने वाला है, जिससे वो पॉइज़न पूरी तरह से
ख़त्म हो जाए। आगे वो डॉक्टर कहता है कि शिन ने पॉइज़न और उसे ख़त्म करने का तरीका दोनों पता कर लिया है, पर उसे नहीं लगता कि शिन एंटीडोट बना पाएगा, क्योंकि इस तरीके से एंटीडोट बनाने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत हाई लेवल की कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है। पर वही शिन तो उनकी एक बात नहीं सुन रहा था और पूरे ध्यान से सही फॉर्मेशन बना रहा था, जिससे वो सारे पॉइज़न को ठीक कर सके। तभी शिन को पॉइज़न का कोर मिल जाता है और उसका फॉर्मेशन भी तैयार हो जाता है। इसके बाद अब शिन के सामने बहुत सारी पिल थी और शिन को उन्हें जोड़कर रिफाइन करना था। आखिर वो सिर्फ 2 पिल बचती है और शिन उन्हें हाथ से ही रिफाइन करने लगता है। ये देखकर वो सभी डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि ये टेक्निक तो 200 साल पुरानी है। पर शिन मन में सोच रहा था कि उसके ग्रैंडपा ने तो उसे बताया था कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बेसिक टेक्निक है। फिर शिन उन्हें भी वो टेक्निक सिखाने की कहता है। ये सुनकर तो वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और शिन को मास्टर के नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद शिन उस पिल को क्वीन मदर को खिला देता है और कुछ ही देर में उनके अंदर से बहुत सारे कीड़े और क्रिएचर निकलने लगते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था। वो क्रिएचर बाहर आने लगते हैं, पर शिन ने कुछ मेंढक जैसे बीस्ट भी बुलाए थे, जो काफ़ी आसानी से उन क्रिएचर और कीड़ों को खा रहे थे। कुछ देर बाद क्वीन मदर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और लिंग यू ये देखकर काफ़ी खुश होती है, पर शिन को ऐसा लग रहा था कि अब भी एक कीड़ा जिंदा है। पर जब शिन उसे देखने जाता है, उसे कोई नहीं दिखता। अब हम क्वीन मदर को देखते हैं, जो शिन के साथ थी और उसे बताती है कि याओशी ने ही ये पॉइज़न बनाया था। पर याओशी ने उसे पॉइज़न दिया नहीं होगा, पॉइज़न उसे ज़रूर याओशी के डिसिपल ने दिया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले याओशी के डिसिपल ने यांको सेक के सामने सरेंडर कर दिया था और तभी से क्वीन मदर की तबीयत भी खराब है और इसमें यांको का भी हाथ हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने क्वीन मदर को पॉइज़न दिया था और वो कह रहा था कि शायद उसके मास्टर ने एक नया डिसिपल बना लिया है, तभी वो उस पॉइज़न को ठीक कर पाया। हम देखते हैं वहाँ यांको भी था और वो कहता है कि ये कोई चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि पहले क्वीन मदर उसके काम में दखल दे रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं करने वाली। तभी हम वापस से शिन को देखते हैं, जिसे क्वीन मदर बताती है कि अब याओशी का डिसिपल शिन के पीछे पड़ने वाला है और उसे पता भी चल गया होगा कि शिन ने पॉइज़न ठीक कर दिया है। शिन मन में सोचते हुए जाने लगता है कि उसके ग्रैंडपा का डिसिपल कैसा होगा। अगले दिन शिन और एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स अपनी स्वॉर्ड क्लास लेने आते हैं और क्लास में एंटर करते ही उन सभी पर स्वॉर्ड से अटैक होने लगते हैं, जिससे कुछ स्टूडेंट तो बच पा रहे थे और कुछ स्टूडेंट के चोट भी लग जाती है। फिर हम देखते हैं उनका टीचर 360 हॉल्स का मेंबर था और उसे शिन ने हराया भी था। फिर वो सभी को बताने लगता है कि उन्होंने क्या गलतियां की, जिसके बाद वो सभी को प्रैक्टिस करने की कहकर शिन को अपने साथ ले जाता है। शिन को अकेला मास्टर के साथ जाता देख कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी चिढ़ जाते हैं। अब सबसे दूर वो टीचर शिन को मास्टर कहकर बुलाता है और शिन उसकी कुछ गलतियों के बारे में बताता है जो शिन ने नोटिस की थी। अगले सीन में कुछ हाई सेक के लोग एक साथ शिन को मारने आते हैं, पर शिन तो काफ़ी आसानी से उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। अब वो सभी कुछ कर पाते इससे पहले शिन उन सभी को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है और हम उनकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक सुन सकते हैं। कुछ देर बाद शिन अपने टीचर के साथ लाइब्रेरी में जाता है। शिन अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जा सकता था और वहाँ बहुत सारी बुक्स थी। टीचर के टोकन की मदद से शिन सेकेंड फ्लोर पर भी आ जाता है, जहाँ उसे ग्रैंडपा लॉन्ग की कुछ काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स दिखती है। आगे उन्हें बहुत सारे स्टार्स के फॉर्मेशन दिखते हैं जो काफ़ी कमाल के लग रहे थे। अब वो टीचर बताता है कि सेकेंड फ्लोर को पूरी तरह से माइंड की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है और थर्ड फ्लोर पर सिर्फ रॉयल फैमिली जा सकती है, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री से जुड़ी बुक्स है। अब शिन फर्स्ट फ्लोर से शुरू करने की कहता है और भागते हुए नीचे पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हाई सेक के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो काफ़ी निराश होकर जा रहे थे। तभी उनका एल्डर ब्रदर सेन वहां आ जाता है
और उसे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ये नए लड़के से पिट गए, वो भी 2 बार। तभी वहाँ एक लड़की वो भी आ जाती है और वो सेन से कुछ कह पाती इससे पहले सेन सिर्फ उसके साथ वाले आदमी को देखकर इतना डरा देता है कि वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी वहाँ एक मॉन्क टाइप का लड़का जूडू भी आ जाता है और वो वू और सेन की फाइट में ज्वाइन होने की कहता है, पर सेन उनसे कहता है कि वो उनके लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है, इसलिए उन्हें उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। पर सेन उन्हें एक ऑफ़र देता है और बताता है कि उन दोनों में से जो भी उस नए लड़के को हराएगा वो उसे अपना एल्डर ब्रदर वाला टाइटल दे देगा। ये सुनकर वू और जूडू दोनों खुश हो जाते हैं और जल्दी से शिन से फाइट करने निकल जाते हैं। शिन का दोस्त भी ये सब देख लेता है और जल्दी से शिन को ये सब बताने चला जाता है। इधर हम देखते हैं शिन लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था और बहुत सारी बुक्स पढ़ भी लेता है। जब शिन वापस घर आता है उसका दोस्त उसका वेट कर रहा था और बताने लगता है कि उनकी एकेडमी के बेस्ट 3 डिसिपल शिन को मारना चाहते हैं। वो बता ही रहा होता है, इतने में जूडू वहाँ आ जाता है और शिन को फाइट के लिए चैलेंज भी कर देता है, जिस पर शिन कहता है उसने अभी कुछ नई टेक्निक सीखी है, उसे उनका इस्तेमाल भी करना था, इसलिए शिन चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर लाते हैं और साथ में फाइट करते हैं। जूडू स्पिरिचुअल पावर के साथ सील का भी इस्तेमाल कर सकता था, जिसकी मदद से वो शिन को पीछे फेंक देता है। शिन ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसे ऐसा अपोनेंट मिल ही गया जिसके साथ फाइट करते हुए उसे खुद को रोकना नहीं पड़ेगा। अब शिन कई सारी नई टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है जो उसने अभी सीखी थी, लेकिन अब शिन काफ़ी फास्ट होता जा रहा था और जूडू के अटैक फॉर्मेशन बनाने से पहले उसे तोड़ दे रहा था, जिसकी वजह से जूडू काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो लड़का इतना फास्ट कैसे है। अब शिन लगातार जूडू को मारता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है और शिन उसके पास आकर उससे कहता है कि उसकी टेक्निक काफ़ी अच्छी थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की है। ये सुनकर जूडू बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं वो पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और शिन को दूर से देखकर उसकी टेक्निक को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अपने वॉरियर को शिन से फाइट करने भेज देती है, जो कि स्वॉर्ड स्किल्स में काफ़ी अच्छा था, पर वो शिन के सामने कुछ नहीं था और शिन उसके हर अटैक से बचते हुए उसकी स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाता है और उसके 2 लात मारता है, जिससे अब वो वापस खड़ा नहीं होने वाला था। पर शिन को महसूस हो गया था कि कोई उसे देख रहा था, इसलिए शिन वहाँ से गायब हो जाता है और उसी लड़की वू के पीछे आ जाता है। वू भागने लगती है और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ भी थी, पर शिन कम नहीं था और उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा था। वू को समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़का उसके जितना तेज़ कैसे भाग सकता है। अब शिन तो उससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो लड़की तो देख तक नहीं पा रही थी कि शिन उस पर कहाँ से अटैक कर रहा है। अब शिन वू को दीवार में चिपका देता है और उससे कहता है कि उसे अपने स्टेप्स पर ध्यान देना चाहिए, जब तक उसके स्टेप्स सही नहीं होंगे वो उससे जीत ही नहीं सकती। हम देखते हैं सेन भी शिन को देख रहा था और जूडू सेन को भी फाइट करने की कहता है, पर सेन बताता है कि वो यहाँ से शिन को फाइट करते हुए देखकर उसकी वीकनेस ढूंढ रहा था और उसे काफ़ी अच्छी वीकनेस मिल भी गई है। तभी वहाँ बेल बजने लगती है और लिंशु नाम का एक लड़का ताई एकेडमी के बाहर आ जाता है और ताई एकेडमी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और किसी भी स्टूडेंट को फाइट करने के लिए आने की परमिशन दे देते हैं। कई स्टूडेंट्स आते हैं पर सभी हार जाते हैं। फिर वहाँ 7 स्टेज का भी एक वॉरियर आता है जो अपनी ड्रैगन स्किल्स का इस्तेमाल करता है, पर वो भी हार जाता है। तभी शिन कहता है कि वो लिंशु को आसानी से हरा सकता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर शिन कहता है उसने अभी ताई एकेडमी में एक क्लास भी सही से नहीं ली है, तो अगर वो जीत भी गया तो ये जीत ताई एकेडमी की नहीं कहलाएगी। इसके बाद सेकंड प्रिंस खुद फाइट करने आता है, लेकिन लिंशु उसकी भी कमज़ोरी ढूंढ लेता है और उसे भी हरा देता है। अब कोई फाइट करने नहीं आ रहा था और
ताई एकेडमी के पास जीतने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम था। तभी यांको खुद उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने आता है और कहता है वो उन्हें सिर्फ 2 दिन तक ट्रेन करेगा। अब यांको उन सभी को स्वॉर्ड्समैनशिप की 15 फॉर्म सिखाता है, जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड को जैसा चाहे वैसा बना सकते थे और उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ की दीवार तक हिलने लगती है। उन टेक्निक के लिए शिन को अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करना था, पर शिन की सिल्क थ्रेड काफ़ी मोटी थी, तो शिन अपनी सिल्क थ्रेड को डिकम्पोज करने लगता है। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तभी शिन कर भी लेता है और अब वो अपने सिल्क थ्रेड को उंगली पर नचा पा रहा था। ये देखकर यांको मन में सोचता है कि ये लड़का बाकियों से काफ़ी अलग है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।